दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। बोले 2022 विधानसभा चुनाव में किसान लेंगे हिसाब। वहीं लाल किले से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। बोले भारत को सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना। नेता बोले 7 साल से देश सुन रहा एक ही भाषण। वहीं मोदी सरकार के ओबीसी कार्ड का जवाब देने की बड़ी तैयारी। जातीय जनगणना की मांग को और तेज करेगा विपक्ष। वहीं कृषि कानूनों के पीएम मोदी ने लाल किले से फिर गिनाए फायदे। किसान बोले सब खत्म होने के बाद कैसे बनेंगे देश किसान। वहीं तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में अफगानिस्तान। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया देश। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को दी कड़ी चेतावनी। 1000 सैनिक भेजने के दिए आदेश। वहीं महात्मा गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया प्रस्ताव। वहीं 75 हफ्ते के भीतर देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी 75 नई वंदे भारत ट्रेनें। पीएम मोदी ने किया ऐलान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। बोले 2022 विधानसभा चुनाव में किसान लेंगे हिसाब। यहां आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। 3.5 महीने के बाद किसान भाजपा से किसानों की आय का हिस्सा मांगेंगे। यदि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो भाजपा का तगड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कृषि बिल की वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि युवा ट्रैक्टर पर बैठकर सरकार को जवाब देगा। वो खेत में ट्रैक्टर चलाता है तो सीमा पर टैंक चलाकर दुश्मनों को जवाब भी देता है। नई मंडी परिसर में तिरंगा फहराने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार कितना भी किसान आंदोलन को कुचलने के काम करे, किसान झुकने वाला नहीं है। इस दौरान आयोजित जनसभा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान तीनों काले कानून वापस होने तक अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वो एकजुट होकर आंदोलन की आवाज बने, वह अपने खेत में काम भी करें और दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा की आवाज का भी ध्यान रखें। आपको बता दें कि बुधवार को देहरादून पहुंचे राकेश टिकैत ने भू कानून का समर्थन कर सरकार को घेरा था। इस दौरान हजारों किसान मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और बड़ी खबर, लाल किले से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। बोले भारत को सपने पूरे करने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की नीति के लिए चीन और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए रविवार को कहा कि भारत दोनों चुनौतियों का सदे हुए तरीके से करारा जवाब दे रहा है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। करीब 1 घंटा 27 मिनट के अपने संबोधन उन्होंने सैन्य बलों को और मजबूत बनाने का संकल्प भी दोहराया। साथ ही वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश के शत्रुओं को स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी रक्षा में कठोर फैसले भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बाधा 21वीं सदी के भारत के सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। और बड़ी खबर, पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने बोला हमला। नेता बोले 7 साल से देश सुन रहा एक ही भाषण। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने देश को भी संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास का नया नारा दिया है। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण को बकवास बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं है। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और इनका बकवास। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश 7 साल से प्रधानमंत्री के एक ही भाषण को सुन रहा है, लेकिन छोटे किसानों सहित किसी भी पीड़ित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। खड़गे ने कहा कि वह नई योजनाओं की घोषणा करते हैं लेकिन इन्हें कभी लागू नहीं किया जाता या जमीन पर देखा नहीं जाता। वह बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उनका पालन कभी नहीं करते हैं। और अब 3 नए कृषि कानूनों को लाकर उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें कि खड़गे ने प्रधानमंत्री द्वारा छोटे किसानों और विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों पर निशाना साधने के लिए भी आपत्ति जताई है और कहा कि लाल किले की प्राचीर से कांग्रेस की बार बार आलोचना करने से देश प्रगति नहीं करेगा। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते
बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान किसानों के लिए सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराने जैसे बहुत सारे काम किए। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने यूपीए के सत्ता में रहने पर किसानों का कर्ज भी माफ किया। आपको बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया मंत्र दिया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में अब सबका प्रयास शब्द भी जोड़ दिया है। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा। जयराम रमेश ने इसे बकवास करार दिया। और बड़ी खबर, मोदी सरकार के ओबीसी कार्ड का जवाब देने की बड़ी तैयारी, जातीय जनगणना की मांग को और तेज करेगा विपक्ष। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दलित, पिछड़े, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण का संकल्प दोहराया। नीट में ओबीसी आरक्षण और संविधान विधेयक संशोधन पारित करने के बाद प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने विपक्षी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विपक्ष अभी तक ओबीसी को लेकर सरकार के हर फैसले का समर्थन करता रहा है। पेगासस और किसानों के मुद्दे पर सरकार के गतिरोध के बावजूद विपक्ष को संविधान संशोधन का समर्थन करना पड़ा, पर जातीय जनगणना के जरिए विपक्ष को पलटवार करने का मौका मिल गया है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर चुप है। वहीं जातीय जनगणना का कई ऐसी पार्टियों ने भी खुला समर्थन किया है जो कई मौकों पर सरकार का साथ देती रही हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ता है तो भाजपा का वोट बैंक बिखर सकता है, जिसका सीधा राजनीतिक फायदा विपक्ष को मिलेगा। इसलिए विपक्ष की कई पार्टियां जाति आधारित जनगणना को लेकर दबाव बना रही हैं। वहीं भाजपा पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई है। विपक्षी दल जानते हैं कि भाजपा के ओबीसी कार्ड का जवाब जातिगत जनगणना की मांग से दिया जा सकता है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले से आरक्षण से वकालत कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें जातिगत जनगणना कराने से भी इनकार नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि देश में 2021 में जनगणना होनी थी, पर कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। सरकार अब इसकी शुरुआत करना चाहती है, पर विपक्ष जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि भाजपा ओबीसी आरक्षण का फायदा न उठा पाए। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कृषि कानूनों के फिर गिनाए फायदे। किसान बोले सब खत्म होने के बाद कैसे बनेंगे देश किसान। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन को किसान नेता हनान मुल्ला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम मोदी 15 अगस्त के उत्सव को अपने झूठ का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हजारों किसान 10 माह से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन पर बैठे हैं। इसमें करीब 600 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो गई है। कई राज्यों में नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर भी पीएम मोदी इन कानूनों को अच्छा बता रहे हैं। आज देश के किसानों को पता है कि ये 3 कानून भविष्य में उनकी मौत का कारण बनेंगे, इसलिए वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में एक तानाशाही सरकार है जो जनता और किसानों की आवाज नहीं सुन रही। हम लोगों पर वो जबरदस्ती तरीके से अपनी बातें थोपना चाहती है। किसी भी सरकार का काम होता है जनता की आवाज सुनना, लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी की आवाज सुनती है। हम शुरू से ही एक ही बात बोल रहे हैं कि सरकार किसान संगठनों के साथ चर्चा करे और इन कानूनों को वापस ले। और बड़ी खबर, तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में अफगानिस्तान, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया देश। ये आपको बता दें कि फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। गनी के देश छोड़ने से पहले तालिबानी आतंकवादियों का एक दल राष्ट्रपति भवन सत्ता को पाने के लिए पहुंचा था। सूत्रों के अनुसार रविवार को नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली को चुना गया है। तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस ARG में बातचीत चल रही है। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वे इस प्रक्रिया में मध्यस्थता कर रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने राजधानी काबुल के बाहरी इलाकों में रविवार को प्रवेश कर लिया और कहा कि वे सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो फिर अकाल फैलेगा। उन्होंने ताकत बल पर इसे नियंत्रण में नहीं लेने का वादा किया। हालांकि अनिश्चितता की स्थिति से घबराए निवासियों के साथ ही सरकारी कर्मचारी कार्यालयों से भागने लगे और अमेरिकी दूतावास पर हेलीकॉप्टर उतरने लगे। आपको बता दें कि फिलहाल तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को दी कड़ी चेतावनी, 1000 सैनिक भेजने के दिए आदेश। ये आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। देश के ज्यादातर बड़े शहर पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब तालिबान राजधानी काबुल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। काबुल में लाखों की संख्या में अफगानी लोग रहते हैं। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो वो देश की सत्ता पर फिर से काबिज हो जाएगा। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
बाइडेन ने अफगानिस्तान में 1000 सैनिक भेजने का फैसला लिया है। इन 1000 सैनिकों के साथ ही अब अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 5000 हो जाएगी जो वहां तैनात होंगे। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 75 हफ्ते के भीतर देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी 75 नई वंदे भारत ट्रेनें। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अगले 75 हफ्ते के भीतर 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बड़ी घोषणा कर दी है, जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ेंगी। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़े रहेंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश आज से अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर गया है। यहां से आजादी के 100 सालों तक का सफर भारत के सृजन का अमृत काल है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 75 हफ्ते के भीतर देश के हर कोने को आपस में जोड़ने वाली 75 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। और ये बड़ी खबर, मुंबई कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, बीएमसी चुनाव से पहले किया तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि मुंबई में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की तरफ से तिरंगा गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़े कई गद्दावर नेता इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे, जहां तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लहराकर स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर भी लिया। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। मुंबई की सड़कों पर कई दिनों बाद कांग्रेस की ताकत देखने को मिली। हजारों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा और तिरंगा लहराते हुए तिरंगा यात्रा में निकले। मुंबई के लेखंडवाला इलाके में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। बैंड बाजे के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दिए। और ये बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली आजादी का गला घोटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ करेंगे आवाज बुलंद। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आजादी का गला घोटने की कोशिश करने वाली सभी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक परेड के दौरान पुलिस की विभिन्न शाखाओं की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुलिस कर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस स्मारक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिनकी 125वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई थी। ममता बनर्जी ने हालांकि लोगों को संबोधित नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर उन सभी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे जिनका उद्देश्य हमारी आजादी को दबाना है। और ये बड़ी खबर, सपा और बसपा के जातिगत सम्मेलन को जवाब देने की बड़ी तैयारी, वैश्य समाज को लुभाने में जुटी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। सत्ताधारी भाजपा ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों पर फोकस कर रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपने कोर वोट बैंक के साथ राज्य के ब्राह्मण वोटर्स पर नजर गड़ाए बैठी है। वहीं यूपी में बेदम दिख रही कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी पूरे तरीके से जान फूंकने में जुट गई हैं। चुनावों में वैश्य समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पार्टी ने वैश्य संगठनों को रिझाने के लिए अपने दिग्गज नेता पवन बंसल को मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातियों को लेकर अलग अलग तरीके की लामबंदी शुरू हो गई है। चुनाव में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही बीएसपी एक तरफ से ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। इसके लिए पिछली बार की तरह वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा है, तो गैर यादव और पिछड़ी जातियों में दूसरे बड़े दलों का दखल भी नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने यूपी के वैश्य समाज के मतदाताओं पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली से यूपी तक समाज के प्रतिनिधियों की बैठकें की जा रही हैं। इनमें सभी से यूपी चुनावों की संबंधित रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, सरकार 2024 तक गरीबों को पोषण युक्त चावल कराएगी मुहैया। यह आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की है कि सरकार कुपोषण की समस्या से निपटने के प्रयासों के तहत मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीबों को वितरित किए जाने वाले चावल को पोषण युक्त बनाएगी। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए ये
फैसला किया गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले चावल को पोषण युक्त बनाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।